everyone, welcome to EduTab. Let's continue with the debt recovery tribunals. So जो आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है उसमें आप एप्लीकेशन क्यों फाइल करते हो? बैंक्स करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं अपनी डेट की रिकवरी के लिए? आप कौन से ट्रिब्यूनल के पास जाओगे? मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स में से देखो, जहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोकेशन है, जहां पे डेट आउटस्टैंडिंग है, वहां वाले डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, या जहां पे डिफेंडेंट रहता है, डिफेंडेंट अपना बिजनेस करता है, वो वहां पे आप वहां वाले ट्रिब्यूनल में भी केस फाइल कर सकता है बैंक। यहाँ पे जहां फिर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, वहां के ट्रिब्यूनल में केस किया जा सकता है। बैंक के पास ऑप्शन रहती है कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी केस फाइल कर सकते हैं और सरफेसी एक्ट के थ्रू अपनी पावर्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बैंक पहले डीआरटी के थ्रू जाना चाहे, बाद में अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके सरफेसी एक्ट के थ्रू जो भी डिसीजन है वो अपनी पावर है यूज करना चाहे। एप्लीकेशन आप विड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पहले डीआरटी को बताना पड़ता है बैंक को कि देखो हम तो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं। 30 डेज में डीआरटी आपको बताएगा कि आपको विड्रॉ करने दी जाएगी एप्लीकेशन या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल बाय चांस आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ करना अलाउ नहीं करता, तो उसे रिटर्न में रीजन देना पड़ता है कि क्यों एक बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसकी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की जाने दे रही। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो डीआरटी के थ्रू भी एक्शन ले सकते हैं लोन रिकवरी के लिए, या फिर उनका अलग से एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उसके थ्रू भी वो अपना जो भी सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं अपनी रिकवरी ऑफ डेट के लिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पहले डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल किया, फिर उनको लगा नहीं 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 हम तो एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे, तो उनको फिर ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना पड़ता है। ट्रिब्यूनल 30 डेज में बता देगा कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके कहीं और जा सकते हो या नहीं। तो नहीं अगर मना करता है ट्रिब्यूनल के नहीं अब तुम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर रीजन रिटर्न में देना पड़ता है। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहां से भी लोन ले लिया, एसबीआई से भी, एचडीएफसी से भी लोन ले लिया, दोनों मिलके भी मेरे अगेंस्ट जॉइंटली एप्लीकेशन देके भी डीआरटी में जा सकते हैं, या फिर बाद में भी एक साथ हो सकते हैं कि पहले एसबीआई ने एप्लीकेशन दिया था, बाद में एचडीएफसी ने भी साथ में ज्वाइन कर दिया। अगर कोर्ट से केस ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफर होता है, तो कोर्ट फीस अगर आपने दे दी तो फिर आपको एडिशनल ट्रिब्यूनल में फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आती है, तो डिफेंडेंट को सम्मन भेजा जाता है कि तुम भाई 30 डेज है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बताओ क्या है, तुम अपना पक्ष रखो। ठीक है। एंड जो एसेट्स है उनको छेड़ा नहीं जाएगा जब तक तुम अपना पक्ष नहीं रखते। अब तुम्हारा केस यहाँ शुरू हो चुका है, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम जल्दी से अपनी एसेट्स बेचने की कोशिश करो बैंक से बचने के लिए। ओके। सो द डिफेंडेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग सिक्योर्ड एसेट। अगर मैंने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया था, उस लोन में मैंने डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक चला गया ट्रिब्यूनल के पास, तो ये नहीं कि मैं जल्दी से अपना घर बेच दूं। अगर मैंने बेच भी दिया तो मुझे सारा का सारा पैसा है जो बैंक को देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा जब तक केस चल रहा है। ठीक है। कई बार ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है। तो मान लो रिकवरी सर्टिफिकेट कंपनी के अगेंस्ट जारी किया, कंपनी ने लोन में डिफॉल्ट किया था, लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी लिक्विडेशन में जा चुकी है, वाइंड अप हो रही है, वहां पे भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है कि जो भी अब जो एसेट्स थी जो गिरवी रखी गई थी बैंक के पास, उन्हें कैसे डिवाइड किया जाएगा, किसी और लॉ के थ्रू डिवाइड किया जाएगा या कंपनीज एक्ट के थ्रू डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। ट्रिब्यूनल हमेशा जो एप्लीकेंट है, डिफेंडेंट है, दोनों को मौका देता है अपना पक्ष रखने का, कि तुम्हारा कोई क्लेम है, सेट ऑफ है, काउंटर क्लेम है, कोई भी इंटरेस्ट है, तुम अपने सामने हमारे सामने रख दो। ठीक है। तो जैसे ही हेयरिंग्स खत्म होती हैं, उसके 30 डेज के अंदर अंदर या तो ट्रिब्यूनल को इंटरिम ऑर्डर पास करना पड़ता है या फिर फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ता है। ठीक है। जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर को मिल जाता है कि तुमने भाई ये सारा कुछ रिकवर करवाना है। वो रिकवरी सर्टिफिकेट की कॉपी एप्लीकेंट को भी मिलनी चाहिए जिसने केस किया था बैंक वगैरह ने, और जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस हुआ था उसको भी सारी कॉपीज मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो रिकवरी ऑफिसर इस सबको एग्जीक्यूट करेगा। अब जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है वो कोर्ट के ऑर्डर के बराबर रहता है। अगर मुझे या फिर बैंक को ऑर्डर नहीं पसंद आया डीआरटी का, तो हम कहाँ जा सकते हैं? डीआरएटी के पास जाते हैं, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में हमने मिलके
मैंने और बैंक ने मिलके कंसेंट के साथ जो है ऑर्डर हमारे अगेंस्ट हुआ था, तो फिर हम अपील नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछा गया और मैंने भी कंसेंट दिया, बैंक ने भी कंसेंट दिया कि मिलके हमारी आपस में सेटिंग होगी और हमारा ऑर्डर डीआरटी ने पास कर दिया, फिर नहीं हम अपील कर सकते क्योंकि हमारे कंसेंट के साथ ऑर्डर पास किया गया था। ठीक है, तो फिर डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया। उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपील कर सकते हैं, फीस वगैरह पे करके आप अपील कर सकते हैं। हाँ, कोई आपके पास सबूत है, कारण है प्रॉपर कि आप 30 डेज में नहीं अपील कर पाए, प्रॉपर रीजन है, तो 30 डेज के बाद भी आपकी जो अपील है उसे एंटरटेन कर लिया जाएगा। अब जब अपील जाती है ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही भी ठहरा सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल खारिज करके नया ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये एम रहता है कि वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी उनके पास अपील्स आ रही हैं उन्हें एकदम सेटल कर दें। लेकिन अगर आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हो, मान लो कि बैंक जो है वो गया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो बैंक ने मुझे बोला, मेरा नाम मेघा है, कि मेघा आप अभी 30 लाख रुपीस बैंक को देंगे, ठीक है, और बाकी 6 महीने बाद बाकी के 30 लाख भी दे देंगे। अब मैं इसके अगेंस्ट अपील करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे 60 लाख रुपीस बैंक को देने हैं। मैं अगर अपील करना चाहती हूँ तो मुझे 50% ऑफ द अमाउंट यानी कि 30 लाख रुपीस पहले ट्रिब्यूनल में जमा करवाना पड़ेगा, फिर मेरी अपील जाएगी। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करके इस अमाउंट को 25% पे लेके जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अमाउंट तो पे करना पड़ेगा अपील करने के लिए। ये ना हो ना कि जानबूझ के मैं लटकाती रहूं बैंक को, इसलिए प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, कि जबरदस्ती कोई अपील्स कर करके डिले ना करे। अब जो ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर्स हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड। वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। इनके प्रोसीजर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स भी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और इन पे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट भी लगता है। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट के थ्रू बैंक्स जो हैं अपने जो भी कागज पत्तर हैं उनकी कॉपीज एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, कोर्ट्स के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ट्रिब्यूनल में कोई एप्लीकेशन देते हो तो लिमिटेशन एक्ट लागू रहता है। अब मैंने आज लोन में डिफॉल्ट किया, 15 साल बाद उठ के थोड़े ना बैंक कोर्ट में चला जाएगा, ट्रिब्यूनल में चला जाएगा मेरे अगेंस्ट, नहीं, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 3 साल के अंदर अंदर बैंक को मेरे अगेंस्ट एक्शन लेना है। इट विद इन द लिमिटेशन पीरियड ही लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963। अब जो डीआरटी और डीआरएटी के पावर्स हैं वो सिविल कोड के अकॉर्डिंगली जैसे उनको पावर्स मिलती हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर, डीआरटी डीआरएटी के पास भी पावर है, वे किसी पर्सन को समन कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस डिमांड कर सकते हैं, ओथ के अंडर किसी को एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना, एफिडेविट के थ्रू एविडेंस रिसीव करना, ठीक है, और अपने डिसीजन को रिव्यू करना, कोई अपील को डिसमिस करना, ये सारी चीजें जो सिविल कोड के पास पावर है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू इनके पास भी वो पावर रहती है, ठीक है। तो जब भी आप रिकवरी करनी है तो रिकवरी ऑफिसर जो है वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही अटैच करवा सकता है। अगर डिफेंडेंट बीच में इंटरफेयर करे तो आरओ उसको अरेस्ट भी करवा सकता है, लेकिन आप सिर्फ विलफुल डिफॉल्ट वाले पर्सन को अरेस्ट करा सकते हो। अब बेचारा कोई है ही गरीब है, उसके पास है ही नहीं है पैसे, उसको आप अरेस्ट नहीं करवा सकते हो, फिर आर्टिकल 21 का वायलेशन मान लिया जाएगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझ के इंटरफेयर करा है, फिर उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। इवन एक रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है कि भाई इस बंदे की प्रॉपर्टी को मैनेज करो जब तक कि केस चल रहा है। आरओ चाहे तो प्रॉपर्टीज को जो गिरवी रखी गई हैं बेच के भी पैसा रिकवर किया जा सकता है, तो रिकवरी ऑफिसर के पास काफी पावर रहती है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने बैंक का लोन नहीं दिया था, तो रिकवरी सर्टिफिकेट के थ्रू रिकवरी ऑफिसर के पास पावर है कि मेरी एसेट्स बेच के पैसा रिकवर करे। अब मुझे लगता है कि रिकवरी सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कत है, तो मैं रिकवरी ऑफिसर को परेशान नहीं कर सकती, मैं ट्रिब्यूनल के पास जा सकती हूँ कि आप अपना जो ये क्लरिकल एरर है जो सर्टिफिकेट है उसको करेक्ट करो। मैं आरओ को, रिकवरी ऑफिसर को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि ऑर्डर पास करने के 60 डेज के अंदर अंदर अपने जो ऑर्डर है उसको रिव्यू कर सके, सर्टिफिकेट करेक्ट कर सके। मैं आरओ को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, आरओ को कुछ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मुझे टाइम दे दे, मैं बोलूं कि आप ऐसा करो, आप मेरी प्रॉपर्टीज को जब्त मत करो, मैं अभी 25% का अमाउंट पे करती हूँ, बाकी का भी मैं धीरे धीरे कर दूंगी।
अगर मैं ये वाली चीज मांगती हूँ कि मैं 25% अभी पे कर दूंगी बाकी बाद में, तो मैं DREAT के पास अपील करने का अपना राइट खो दूंगी। तो मिनिमम 25% अमाउंट मैं बोलूंगी कि मैं अभी पे कर देती हूँ, बाकी मैं किस्तों में कर दूंगी, आप जो है प्रोसीडिंग्स को रोक दो। हाँ, अगर मैंने ये अमाउंट भी नहीं पे किया 25% वाला, फिर दोबारा से जो है अमाउंट जो है फिर आरओ रिकवर करने की कोशिश करेगा, रिकवरी रिकवरी ऑफिसर। इफ द डिफेंडेंट डिफॉल्ट्स ऑन द अग्रीड पेमेंट टर्म्स, तो स्टे को रोक हटा दिया जाएगा और फिर आरओ जो है अपनी प्रोसीडिंग्स करनी शुरू कर देगा। ठीक है। अब जो जो पेमेंट्स आती जाएंगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पता है कि ये पेमेंट्स आ रही हैं, वो आरओ को, रिकवरी ऑफिसर को भी बताता जाएगा कि देखो 60 में से 30 आ चुके हैं, तो वो आरओ को भी बताता जाएगा। ठीक है। इफ एन ऑर्डर रिजल्टिंग इन रिकवरी डिमांड इज मॉडिफाइड ऑन अपील एंड द डिमांड इज रिड्यूस्ड, द पीओ मस्ट स्टे द रिकवरी ऑफ द रिड्यूस्ड अमाउंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द अपील। ओके, सो इफ एन ऑर्डर रिजल्टिंग इन रिकवरी डिमांड इज मॉडिफाइड, तो वो अमाउंट अगर मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, अपील वगैरह चल रही है, तो थोड़ा स्टे उस टाइम पे लग जाता है। ओके, तो अगर अमाउंट रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है अपील की वजह से, तो रिकवरी सर्टिफिकेट भी चेंज कर दिया जाएगा। जैसे पहले रिकवरी अमाउंट मान लो 50 लाख रुपीज था रिकवरी सर्टिफिकेट में, अपील हुई उसके बाद ये अमाउंट 40 हो गया, तो ये रिकवरी सर्टिफिकेट में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, रिकवरी ऑफिसर को बताना पड़ेगा। ओके, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिकवरी सर्टिफिकेट इशूड बाय डीआरटी। रिकवरी सर्टिफिकेट्स आर डीम्ड इक्विवेलेंट टू कोर्ट डिक्रीज, कोर्ट डिक्रीज के इक्वल होते हैं, करेक्ट। रिकवरी ऑफिसर्स कैन अरेस्ट द डिफेंडेंट फॉर फेलियर टू पे इवन विदाउट प्रूफ ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। नहीं, अगर प्रूफ ऑफ विलफुल डिफॉल्ट है तभी अरेस्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। If an appeal modifies the recovery amount, the presiding officer must amend the recovery certificate. ये बिल्कुल सही है कि रिकवरी अमाउंट अगर चेंज हो तो ऑब्वियसली रिकवरी सर्टिफिकेट भी चेंज होगा। द ट्रिब्यूनल मस्ट इशू रिकवरी सर्टिफिकेट्स विद इन 180 डेज ऑफ रिसीविंग एन एप्लीकेशन। तो ये गलत है। देखो, केस आपको सॉल्व करना है 180 डेज में, लेकिन केस सोल्यूशन के हिसाब से ही रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है। कोई ऐसा डेज नहीं है कि रिकवरी सर्टिफिकेट 180 दिन में इशू करना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। So 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो A is the correct answer. So that's it for today. Thank you so much.